हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो, बढ़िया हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, मैंने कहीं यहाँ पढ़ा था कि अपने आप को मनवाने का हुनर हमें आता है। अपने आप को मनवाने का हुनर हमें आता है। मैं वो कतरा हूँ कि सारा समुंदर मेरे घेरे में आता है। सो दोस्तों, जब कहीं मैंने ये पढ़ा था और आज सच में रियली मैंने देखा है। आज हमारे साथ जो गेस्ट है, उनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। वो हमारे लिए एक ट्रू इंस्पिरेशन है और रियली वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सो ये इंटरव्यू आप जरूर एंड तक देखिएगा। बहुत कुछ आज ऐसी बातचीत होगी, बहुत कुछ आज आप ऐसा ट्रू इंस्पिरेशन लेके जाओगे कि आपके लाइफ में आने वाली जर्नी में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो आज मैं हमारी रियल सेलिब्रिटी को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, आस्था सिंघल। यस, वेलकम आस्था। थैंक यू सर। आस्था, सच बताओ तो मैं इसके पहले भी 2-3 इंटरव्यू ले चुका हूँ, लेकिन मैंने ये इंटरव्यू बैठे बैठे लिया, लेकिन आज ये इंटरव्यू मैं स्टैंडिंग ले रहा हूँ। आपने जो कर दिखाया है वो सच में बहुत ही काबिल तारीफ है। तो दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि आस्था ने ऐसा क्या किया है। बिल्कुल जरूर सुनिएगा, पर सबसे पहले मैं आस्था को एक सवाल पूछना चाहूंगा। यस आस्था, थोड़ा अपने बारे में बताइएगा। जी सर, मैं यमुनानगर हरियाणा में आई हैव born and I have born brought up in this town only। मैंने अपनी स्कूलिंग भी यहीं से करी है और दिल्ली से ग्रेजुएशन करी थी कमला नेहरू कॉलेज से। एंड आई स्टार्टेड माय सीए कोर्स 12th के बाद ही, फाउंडेशन दिया, कॉलेज विद इन कॉलेज इंटर क्लियर किया और उसके बाद वापस अपने होम टाउन आके ग्रेजुएशन के बाद कंटिन्यू करा आर्टिकलशिप एंड सीए फाइनल को। सीए फाइनल और जी, तो सीए फाइनल आपने ग्रुप कैसे क्लियर किया? आपने दोनों यहाँ पे सीए फाइनल में आपकी जर्नी कैसे रही? और अभी यस, आप ने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कैसे पढ़ा और कैसे क्लियर किया? जी, ग्रुप 1 मैंने नवंबर 2020 के अटेम्प्ट में क्लियर किया। वो मेरा ग्रुप 1 का फर्स्ट अटेम्प्ट ही था एंड आई क्लियर्ड द ग्रुप। फिर उसके बाद मैंने अब दिसंबर 2021 में अपना सेकंड ग्रुप दिया और I scored exemption in IDT and economic law and I am now left with my 2 exams। सो दोस्तों, आज का इंटरव्यू क्यों खास है? सबसे पहले तो बता दूं, आस्था को यहाँ पे जो है IDT में 92 मार्क्स मिले हैं। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन आस्था कि आपने IDT में रियली झंडे गाड़ दिए हैं। अब वो 90 स्कोर करना, मैं कहूँगा कि इतना आसान नहीं होता है। और आपको कहूँगा, जो ऑल इंडिया टॉपर IDT में है, आप पहले 10 में आते हो। सो बहुत बहुत बधाई आपको। और आपके साथ आपके ब्रदर है। जी सर, आदित्य गुप्ता मेरे ब्रदर हैं। थैंक यू सर। आप वी फील प्रिविलेज्ड टू बी इंटरव्यूड बाय सच अ ग्रेट पर्सनालिटी एंड हमारा सौभाग्य है सर, हम आपके सामने हैं और हम प्राउड फील करते हैं कि हमने आपसे एजुकेशन ली है सर। हमारी सिस्टर ने आपसे एजुकेशन ली है। थैंक यू आदित्य। लेकिन सच कहूं तो आपके सिस्टर ने जो कर दिखाया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। जितनी तारीफ करूं, we all feel proud to be I feel proud to be her brother sir, Astha's brother। ग्रेट आदित्य। सो दोस्तों, आज का इंटरव्यू क्यों खास है? आस्था ने ग्रुप 1 जो है ये तो लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया ही, और ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट्स जिसमें IDT में यहाँ 92 मार्क्स लिए हैं। और आस्था, एक दूसरे सब्जेक्ट में आपको 70 है। कौन सा सब्जेक्ट है वो? 74, इकोनॉमिक लॉ में 74 मार्क्स लिए हैं। और यहाँ पे मैं आपको कह दूं कि आस्था जो है यहाँ थोड़ा विजुअली चैलेंज है। सो आस्था, ये बताइए कि आपको पढ़ने में क्या प्रॉब्लम होती थी और आपने ये चैलेंज को कैसे लिया? जी सर, एक्चुअली आईज मेरी जेनेटिकली डिफरेंट है, सो नॉर्मल रीडिंग राइटिंग में मुझे प्रॉब्लम होती है। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट को जितना टाइम लगेगा उससे 3 to 4 टाइम्स एक्स्ट्रा टाइम मुझे लगेगा उस चीज को रीड करने में फर्स्ट टाइम। सो और उसको मैं रीड नोट्स को अपने स्पेशली अलग से प्रिंट करवाती हूँ, अलग फॉर्मेट में सारी बुक्स को, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट करवाती हूँ जिसका बेस ब्लैक हो और ऊपर व्हाइट से लिखा हो, सो दैट आई कैन रीड, बट दैट टू एट अ स्लो स्पीड। सो बाकी मेरी फैमिली, मेरी मदर मेरे लिए बहुत रीड करती हैं
जो वो मुझे पढ़ के सुनाती हैं और मैं उसको सुन के ही ग्रैब करती हूँ। उसके बाद मतलब आई ट्राई कि फर्स्ट टाइम में मैं जब सुनूं तो उस चीज को इतने अच्छे से सुनूं कि मुझे दोबारा जरूरत ना पड़े। अच्छा, मतलब मैं कहूँगा आपके सक्सेस में आपके मदर का भी बहुत बड़ा हाथ है। वैसे मम्मी पापा जी का सर। हमारे हर सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आपके जी फादर और मदर को मेरी तरफ से बहुत 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 बधाई देना। यानी जी आज सर। आपकी सक्सेस ये उनकी सक्सेस है। जी तो मैं बिल्कुल सर। कहूँगा कि मैं तो आपसे ज्यादा उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और उनकी बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि जो हर मोड़ पे आपके साथ रहे। जी सर। तो आस्था, जैसे ये बताइए कि यहाँ पे जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं, ओके, हमें 3-4 रीडिंग जो है 3-4 रिवीजन करना पड़ता है। तो जी आपके सामने जो ये चैलेंज था, आपने कैसे सोचा? आपने कैसे सोचा कि मुझे सीए करना है? उसके बाद में सीए में जो इतनी ज़्यादा स्टडी होती है, तो ये जी प्रॉब्लम होने के बाद भी आपने ये चैलेंज लिया और ये चैलेंज आपने सक्सेसफुली कर दिखाया। तो ये जस्ट मैं जानना चाहूँगा आस्था, कैसे किया? जी सर, मेरे फादर सीए हैं बाय क्वालिफिकेशन, ऑल्दो ही डोंट प्रैक्टिस, हमारा हम्म, बिजनेस है। बट हम्म, स्टिल मतलब बचपन से था कि पापा सीए हैं, तो एक था कि मन की सीए भी कर सकती हूँ मैं। हम्म, बट इवेंचुअली बड़े होके जब पता चला कि ये प्रॉब्लम है, तो पहले मेरा मन कुछ और था कि मैं मतलब अब्रॉड जाके अपनी एजुकेशन करूँ। बट फिर रहा कि नहीं, अब्रॉड नहीं जाना, तो इंडिया में मुझे था कि अगर कुछ करना है तो एक बेस्ट प्रोफेशनल डिग्री हमारी इंडिया की जो मानी जाती है उसी को करना है, अपनी हम्म, कॉमर्स लाइन की। तो हम्म, फादर ने कहा कि वो खुद सीए हैं तो उन्हें पता है कि ये चीज इतनी इजी नहीं है। बट फिर हाँ, उन्होंने मतलब बट फिर मेरे फैमिली, मेरा ब्रदर बहुत सपोर्टिव है, तो उसने कहा कि तू कर, कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगी, बट एटलीस्ट की ट्राई भी ना करे तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए मैंने ट्राई किया। इंटर में इट वाज लाइक नॉर्मल ओनली, तब इतना नहीं प्रॉब्लम था। बाय एज बढ़ जाती है, सो अब प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल मुझे सैक्रिफाइस नहीं करना था अपनी एजुकेशन को। मैं चाहती थी जैसे सोचा है वैसे ही पूरी करूं, सो इसलिए ये कंटिन्यू रखा। सो आस्था, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी मुझे वो डायलॉग याद आता है और वो रियली मैं सोचता हूँ कि आज मैंने फील किया है कि अगर आप सोच लो तो पूरी कायनात वो मिलाने के लिए लग जाती है। और सच में जी आपने जो ग्रुप 1 क्लियर किया और ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट जिसमें आपने 92 मार्क्स लिए आईडीटी में, सच में आपने झंडे गाड़ दिए और 74 मार्क्स लिए आपने। तो यहाँ सच में एंड सर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ सर। यस यस आदित्य, यस। मैं ये चीज बताना चाहता हूँ सर, इफ शी हैज सक्सेसफुली क्लियर्ड ऑल हर एग्जाम्स एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ हर विल पावर एंड द क्वालिटी शी हैज इज द डिसीजन मेकिंग। सही डिसीजन कह रहे हो मेकिंग आदित्य। इस लड़की की बहुत बहुत सटीक है सर, बहुत नहीं, कम लोगों में हमने देखा है। बिल्कुल आदित्य, ये बहुत कम लोगों में मैंने देखा है, क्योंकि मेरी आज दोपहर को आस्था से टेलीफोन पे बात हुई और मैंने आस्था को कहा कि आस्था, आपसे मुझे बात करना है। और बात इसलिए करना है कि जो भी हमें इस वीडियो में देख रहे हैं उनको एक मोटिवेशन मिले। यानी मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप सोच लो, बस पहला कदम उठा लो, तो आप हजारों मीलों का सफर पूरा कर सकते हो, इतिहास रच सकते हो। और आज आस्था आपने वही किया। सो आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। तो दोस्तों, आस्था इस विल पावर के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ कर सकती है, तो हम क्यों नहीं, हमें भी कर दिखाना है। यस आस्था। जी सर। सो फिर उसके बाद यस, कहिए आस्था, कहिए। जी बस फिर उसके बाद मतलब मैं तो बहुत अपने इस डिसीजन को भी सही मानती हूँ कि मैंने आपकी कोचिंग परचेज करी। मतलब इतने वैसे तो बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज की डेट में, बट स्टिल फिर भी एक रहता है कि एक पर्सनल मतलब प्राइवेट कोचिंग की बजाय अगर कोई लैपटॉप पे या पेन ड्राइव में या जैसे ऑनलाइन मोड में देखता है, वर्चुअल मोड में, तो फिर भी रह जाता है कि क्या वही चीज मिल पाएगी, क्या वही क्लैरिटी आ पाएगी। बट मुझे ऐसा पढ़ के लगा कि डाउट्स का स्कोप ही इतना ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है कि टेंशन नहीं रहती कि ये समझ नहीं आएगा या कॉन्सेप्ट में कुछ छूट जाएगा। अच्छा, तो एक दो आस्था। क्लासेस मैंने भी ली है सर आपकी। अच्छा आदित्य, आपने भी किया है। नहीं नहीं, मैंने सीए नहीं करा हुआ, बट हाँ, जब ये पढ़ती थी तो हम बीच बीच में हम सुनते रहते थे हमको। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आस्था, ये बताइए कि आपने आईडीटी के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज किया था? कैसे कितने दिन पहले क्लासेस कंप्लीट किया था? उसके बाद में आपने कितनी रिवीजन की? आपकी पहले से क्या स्ट्रेटजी थी? थोड़ा ये जरूर बताइएगा आप। मैंने क्लासेस ऑलमोस्ट 5 मंथ्स पहले कंप्लीट कर लिया था आईडीटी का।
और उसके बाद फिर मैंने मतलब रेगुलर बैच ही परचेज किया था। उसके बाद मैंने रेगुलर बुक से पढ़ा एक बारी, और मतलब अगर पढ़ा या मतलब सुना मम्मी को, जैसे भी किया, तो मैं फर्स्ट टाइम में पढ़ के वो पार्ट कट करवा देती थी जो मुझे लगता था कि रिवीजन टाइम में ये बहुत सिंपल है, या ये मुझे नहीं दोबारा सुनने की या पढ़ने की जरूरत, जिससे मेरा टाइम बचे। तो उस रेगुलर बुक को कट करवा के मैंने उन क्वेश्चंस को ऐसा बना लिया था कि कम से कम जितना रिवाइज करना हो। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन बैंक ही अपने आप में एक सेल्फ स्टडी बुक स्ट्रैटेजी है। हाँ, सो उसमें अगर स्ट्रैटेजिकली अगर रिवीजन पूरा चैप्टर ही उसमें रिवाइज हो जाता है, कुछ ऐसा स्किप नहीं होता। सो एक बार रेगुलर बुक करने के बाद क्वेश्चन बैंक करो तो वो ऑटोमेटिकली पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चंस मार्क कर लो जो बहुत सिंपल है, उसको कट कर दो। उसके बाद जो जिसमें फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम आई हो, या फिर फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम चाहे ना भी आई हो बट लगे कि बहुत ट्विस्टेड था, तो उसको मार्क करो और रिवीजन के लिए उसे क्वेश्चन बैंक को रखो। और मतलब एक बार पढ़ा और एक बार रिवाइज किया, बिकॉज उसी में बहुत ज्यादा टाइम लगता है मुझे। और उसके बाद आपकी रिवीजन वीडियोस जो यूट्यूब पे होती हैं, उसी को बार बार सुनती रहती थी। तो जो मेरी मैराथन रिवीजन होती है और जीएसटी लास्ट टॉपिक वीडियो रिवीजन सीरीज होती है, तो आपने देखी है और सुनी है? ओके, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये आपने क्लासेस कितने महीने पहले कंप्लीट कर दिए थे? 5 मंथ्स पहले कोचिंग कंप्लीट हो गई थी। 5 मंथ्स पहले। और आपने रिवीजन कितना किया बेटा? रिवीजन मतलब मैंने रिवीजन सिर्फ जो खुद करा है वो एक ही बार करा। अच्छा, एक ही बार रिवीजन किया। हाँ। उसके बाद सिर्फ आपके वीडियो सुनती थी और उसी में करती थी, बिकॉज उसमें टाइम लगता था मुझे। सो आई ग्रैब जस्ट कि एक बार करूं, बट उसको थॉरली करूं कि बस वो बैठ जाए दिमाग में, दिल में, हर जगह बैठ जाए और अपने आप ही माइंड मैपिंग रहे कि कैसे करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आस्था। तो आस्था, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी लास्ट मंथ और 1.5 डे बिफोर एग्जामिनेशन ये स्ट्रेटेजी कैसी रही? जी सर, लास्ट मंथ तो सिर्फ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं वो, और आपकी रिवीजन वीडियोस का जो डिटेल भी होती है और जो लास्ट टॉपिक्स भी होती हैं वो जैसे एक बार नॉर्मल स्पीड पे सुन ली और एक बार 1.5 या 2x एज पर जो टॉपिक लगे। कोई इजी है तो डबल कर ली, कोई थोड़ा डिटेल में जिसमें ध्यान से सुनना है उसमें स्पीड थोड़ी कम रख ली, एक बार और दोबारा वो सुन ली, और एक बार क्वेश्चंस। बस उसके लास्ट मंथ में सिर्फ यही किया था। तो कोई टेस्ट सीरीज वगैरह प्लान किया था आपने? नहीं, टेस्ट सीरीज तो मैंने प्लान नहीं किया था। चलो, लेकिन आपने जो प्लान किया कि आपने क्वेश्चनर्स और चार्ट रिवीजन जो देखे लास्ट मंथ में, और डेफिनेटली इसका आपको फायदा हुआ। जी, बिकॉज लास्ट में पॉसिबल नहीं है कि सारी बुक्स उठा के वो दोबारा वो चीज करना। सो चार्ट मतलब चार्ट्स जो होते हैं, और चार्ट से जो पर्सनली आपको रिवीजन चार्ट के थ्रू करवाते हो, उसमें ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट कवर हो ही जाता है। बाकी कुछ पॉइंट्स आपने जब फर्स्ट टाइम रेगुलर बुक में डिटेल पढ़ा है तो कुछ स्टार मार्क पॉइंट्स रख लिए, वो एक अलग बात है। वरना मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल है जो बहुत ज्यादा खुद को ऐड करना पड़े आपके वीडियोस के अलावा। मतलब मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट कवर हो जाते हैं। आपने सर्कुलर नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स की भी एक अलग से डाली वीडियोस दी थी। हाँ, वीडियो दी थी, तो उसमें भी सब कवर था। चलो आस्था, सच में कहो तो आपकी मेहनत रंग लाई। हम तो एज अ टीचर सिर्फ गाइड करते हैं, मेहनत तो रियल आप करते हो। और यस, आपने जो मेहनत की, आज देख रहे हो कि 92 मार्क्स, मैं तो कहूँगा कि पहले 10 टॉपर में आप बिल्कुल हो। और यहाँ पे जस्ट आस्था जी कहूँ कि मैं जैसे क्लास में कहता हूँ कि इस बार 80 पार, तो आपने कर दिखाया इस बार 90 पार। तो चलो, मुझे तैयारी एग्जाम देते हुए भी यही याद आ रहा था कि सर ने बोला था कि इस बार 80 पार लाने हैं, तो उसी के अच्छा होना चाहिए। चलो, तो आपने 80 ने, आपने तो सोचा होगा कि इस बार 90 पार। तो आस्था, ये आईडीटी करते हुए ऐसा लगा था कि इसमें हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं? जी, मतलब ये तो था कि अपने कॉन्सेप्ट्स पे कॉन्फिडेंस रहेगा तो मतलब स्कोर कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स फिर सीए में ये रहता है कि उस एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, चेकिंग कैसी होएगी, मतलब इन चीजों पे बहुत बच्चे का मतलब अगर वो अपना ध्यान ना भी देना चाहे तब भी चला ही जाता है। और बाकी की मतलब वर्किंग नोट्स कैसे बनाने हैं, सेक्शंस हो गए, वो सेक्शंस तो आप इतनी बार खुद रिवाइज करवाते हो कि ऑटोमेटिकली लर्न हो ही जाते हैं। हाँ।
ये बात सही है आज तक, क्योंकि मुझे याद है 2004 में जब मैंने पेपर दिया था तो मेरे 3 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग थे, आईडीटी, लॉ और डीटी। मुझे अरे नींद में भी आईडीटी के लिए तो ऐसा होता था कि भाई मैं नींद में भी लिख के आऊँ तो अब वो 80 जाऊंगा, लेकिन पेपर लिखने के बाद भी मेरे सामने 10 बार क्वेश्चन आते थे कि यार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कभी कभी तो ऐसा हो जाता तो फेल तो नहीं हो जाऊंगा लेकिन चलो अच्छा है, आपका वो 90 मार्क्स आए। आशा बस इतना जानना चाहूँगा कि यहाँ पे आपने क्या स्पेशल स्ट्रेटजी यूज़ की एग्ज़ाम में 3 घंटे में पेपर राइटिंग के लिए, जो कि आपने ये जो 92 मार्क्स स्कोर किए है, तो इसके लिए क्या कैसे आपने क्वेश्चन का सिलेक्शन किया, उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, ये हम सब जानना चाहेंगे। जी सर, एक्चुअली आई हैव 1 एक्स्ट्रा आवर बिकॉज ऑफ माय प्रॉब्लम, सो मेरे को 4 आवर्स मिलते हैं टोटल। सो तो उसमें ये होता है कि फर्स्ट मैं एमसीक्यू थोड़ा लास्ट में करती हूँ बिकॉज आई एम मोर कंफर्टेबल इन डे लाइट। सो मैं उसमें ट्राई करती हूँ कि मैं जितना सब्जेक्टिव पार्ट हो सके वो कंप्लीट करूँ। सो मैं स्टार्ट सब्जेक्टिव से ही करती हूँ। उसमें क्वेश्चन सिलेक्शंस में आई डोंट टेक बिकॉज आई वाज टारगेटिंग एग्जाम्शन, तो मैं सिलेबस की 100% कवरेज रख के चली थी कि आई डोंट हैव दैट मच टाइम इन एग्जाम कि मैं क्वेश्चन खुद सिलेक्ट कर सकूं। जो क्वेश्चन रीड करती हूँ उसे अटेम्प्ट करती हूँ। तो मैंने तो आपने सीक्वेंस में ही सारे क्वेश्चंस लिए? जी, मतलब हाँ, नहीं मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ कोर्स मैं स्टार्टिंग में नहीं पिक करना प्रेफर करती किसी भी उसमें, क्योंकि मुझे होता है कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आई तो स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस ना हिल जाए, बिकॉज वो पूरे पेपर में मैटर करता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं फर्स्टली पिक करती। जब कोई और 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कुछ भी कर लेती हूँ जो भी मुझे लगे कि मुझे पढ़ने में कम टाइम लगेगा, दे आर नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, दैट लेंथी टू रीड। मे बी उसे अटेम्प्ट करने में टाइम लगे बट एटलीस्ट दे आर नॉट लेंथी टू रीड, तो मैं उनको पहले रीड करती हूँ। पहले वो 3 क्वेश्चंस जब हो जाते हैं उसके बाद आई पिक क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, यानी जो पहला 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो आपने थोड़ा उसको टाइम देकर बाद में सॉल्व किया। जी। सो आस्था, अब मैं पूछना चाहूंगा कि जिस दिन आपका फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट लगा था और अभी ये रिजल्ट लगा, तो वो दिन कैसा रहा आपके लिए? जी सर, वो तो सुबह से ही रिजल्ट का वेट रहता ही है सबको, तो आफ्टरनून तक तो कुछ और दिमाग में चलता ही नहीं है, बस कि उस दिन सारे भगवान भी याद आ जाते हैं कि आज सी का रिजल्ट सही है आज ही मंदिर जाएंगे, आज ही सब कुछ करेंगे, भले ही पहले जाते हो ना जाते हो। तो बस उस दिन तो सबको फैमिली में ही सबको हो जाता है कि आज रिजल्ट है। फैमिली में भी ज्यादा कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता, सबके दिमाग में चल रहा होता है नहीं आज तो सबको एक तरह से फैमिली में मुझे लगता है कि सबका ही रिजल्ट होता है उस दिन। यस, आप सही कह रहे हो। सो आदित्य, आपको क्या लग रहा था रिजल्ट के दिन? सर मैं तो उस दिन ना अपना फोन बंद कर देता हूँ पहले तो। अच्छा। तो जब रिजल्ट का थोड़ा टाइम आता है फिर मैं थोड़ा ऑन करता हूँ फोन और बस मैं कभी खुद रिजल्ट नहीं देखता सर। हाँ, मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूँ कोई मुझे बताया कि पास हो गई है क्योंकि यस, मैं जैसा यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आस्था का रिजल्ट था, पर आप भी फील कर रहे होगे कि आज तो मेरा भी रिजल्ट है। सर जब मुझे पता लगा कि 92, मैंने 2 बार उसको सामने से बोला, मैं कहा एक बार दोबारा देख ले इसको। अच्छा ये 92 को तूने 29 को तो नहीं पढ़ दिया 92? नहीं जब उसने बताया नहीं 92 है, देन आई वाज लाइक वाकई में सर हम, और मेरे फादर चूंकि सीए हैं, तो जब मैंने उनको बताया कि 92 है, वो कहते नहीं झूठ बोल रहा है, तू मेरे को बता कितने हैं। When he realized कि नहीं वाकई में 92 आए हैं, तो then sir everybody was so proud। भाई एग्जामिनेशन तो चलो दूर की बात है, बट स्कोरिंग अबव 90s अपने आप में एक नॉर्मल बच्चे के लिए बड़ी बात है सर। एंड फॉर हर इट इज, मतलब शी वाज लाइक वेरी इमोशनल। उस टाइम हम सब बड़े इमोशनल थे, बट बड़ा रेलिश करा सर हमने उस मोमेंट को। यस आस्था, रियली आपने जो कर दिखाया वो एक नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपका हार्ड वर्क, आपकी लगन और आपका जो डिटर्मिनेशन है उसको मैं सैल्यूट करना चाहूँगा बेटा। सो जैसा आदित्य आपने कहा कि आपके पापा ने कहा कि 92, ये सच भी है, क्योंकि मुझे याद है जब वो टाइम तो रिजल्ट 1% 2% लगता था जब पापा ने सीए किया था,
और इतने मार्क्स भी आना वहाँ, मतलब ऐसा वो कहते ना ड्रीम्स कम ट्रू, ऐसा होता था। तो मुझे याद है जब मैंने कहा था पापा को कि मैं सीए करना चाहता हूँ, तो पापा ने 2 बार कहा था तू सोच ले एक बार, कि मेरे 10 फ्रेंड है जो सीए नहीं बन सके, तू कहाँ से कर पाएगा। लेकिन हाँ, आपने सच में पापा ने अपने टाइम जो सोचा होगा आपने वो जरूर कर दिखाया बेटा। सो यस, मुझे ये बताइए कि जब हम रिजल्ट आता है, क्लियर होते हैं, तो हमारे रिलेटिव भी खुश होते हैं। तो आपके रिलेटिव की, सभी रिलेटिव्स की आपकी रिएक्शन कैसी थी उस दिन? जी सर, सब बहुत खुश थे, और रिलेटिव से भी पहले जो मेरा सेंटर, एग्जाम सेंटर होता है, वहाँ का भी मतलब सब हेल्पफुल है, सबको सब ध्यान रखते हैं कि अगर मुझे कोई प्रॉपर लाइटिंग रहे, मेरे को रूम मिले एज पर द इंस्ट्रक्शंस की विच आई वांट। तो सब खुश थे, रिलेटिव्स जो वहाँ के स्टाफ था सर, मतलब उनको ऐसा लग रहा था भी उनके बच्चे पास हो गए। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। They are very very supportive and everybody was very proud, sir, very proud, and this is only because of her determination and your guidance, sir. आपका बहुत बहुत बड़ा रोल है सर इसमें, मतलब आप इस बात को नहीं आप कह रहे बहुत ज्यादा, बट यकीन मानना सर, हम सब बड़े बहुत थैंकफुल हैं आपको फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर। थैंक यू आदित्य, थैंक यू। सो आस्था, सच में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। ओके, और मैं यही कहना चाहूँगा, और जितने भी सारे स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, बस आप सोच लो, आप डिटर्मिनेशन रखो, तो आप जरूर ऐसा स्कोर कर सकते हो, और आने वाले एग्जाम में आप जरूर भी सीए बन सकते हो। सो आस्था, जो मैं जैसा बहुत से मोटिवेशन क्लास में सारे स्टूडेंट सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ कि भाई डोंट लूज योर होप, और यहाँ पे सच में इम्पोर्टेंट बात कहूँ तो यहाँ पे डोंट गिव अप। पर आपने ये तो हमारे लिए जब सुनते हैं तो एक मोटिवेशन, एक वर्ड्स होते हैं, एक शब्द होते हैं, लेकिन आप उसके परे गए, आपने तो कर दिखाया। ओके, सो वेरी प्राउड ऑफ बेटा, वेरी प्राउड ऑफ यू, और मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई यहाँ आदित्य और या आस्था आपको भी, और मेरे तरफ से मम्मी पापा को भी बहुत बहुत बधाई कहना बेटा। बिल्कुल सर। सो थैंक यू आस्था, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आगे वाले टाइम में आप अपने सारे ड्रीम पूरे करना, और इसी मेहनत से, इसी लगन से आगे बढ़ना बेटा। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू।